हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आपका जैसा कि सीटेट दिसंबर का नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है और जिसके लिए हम पहले से ही क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हम एक और आगे स्टेप बढ़ाएंगे और हम करेंगे CDP का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। और ये जो आपका आज का सेशन रहने वाला है, ये वर्ष 2019 का सेट ए CDP हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लगातार इस श्रृंखला से जुड़ने के लिए और कम समय में बेहतरीन तैयारी करने के लिए पढ़ाई की पोथी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो फ़ायदा होने वाला है वह है कि आप यहाँ पर प्रैक्टिस प्लस प्रिपरेशन दोनों चीज़ें एक ही साथ कर पाएंगे और जहाँ पर लिमिटेड समय में और जहाँ पर जितनी आवश्यकता है उतना आपको एक्सप्लेनेशन दे करके एक क्वेश्चन के साथ ही साथ उसके आसपास के जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी को समझने में आपको मदद मिलेगी। तो चलिए, अपने सेशन को बिना समय व्यर्थ के फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है वह है कि प्रश्न संख्या 1, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? ऑप्शन संख्या 1 है जन्म एवं पूर्व अवधि, ऑप्शन संख्या 2 है प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन संख्या 3 है मध्य बाल्यावस्था, नंबर 4 है किशोरावस्था। तो जैसा कि मैं हर बारी बताती हूँ कि आपको किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ के उसकी लैंग्वेज को ईजिली समझना होगा। तो यहाँ पर भाषा अर्जन का एवं विकास बात हो रही है। भाषा अर्जन की। अर्जन आपका किसी भी प्रकार से निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित व्यक्ति द्वारा नहीं होगा। जबकि यही अगर अधिगम की बात की जाती तो भाषा का अधिगम कैसा होता है? एक निश्चित स्थान पर होता, निश्चित संसाधन के माध्यम से होता, निश्चित समय पर होता। तो ये सारी चीज़ें निश्चित होती हैं। जबकि अर्जन क्या है कि ये बच्चा अपने परिवेश के ही द्वारा कर लेगा और यहाँ पर जो उसकी क्रिया होगी वह क्या होगी? तो अनुकरण की होगी। तो अनुकरण के द्वारा भाषा का अर्जन कर लेगा। तो इसके लिए जो सबसे संवेदनशील अवधि होगी वह आपकी कौन सी होगी? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? यहाँ पर इंग्लिश का आई थिंक ज़्यादा लोग प्रिपरेशन नहीं करते हैं इंग्लिश पे, तो यहाँ पे मैं सिर्फ हिंदी की ही आपको लैंग्वेज दिखा रही हूँ ताकि आपको ईजिली बड़ा बड़ा देखने में भी आसानी होगी। तो यहाँ पर जो नैतिक विकास की अवस्था है लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा, इनमें से कौन सी है? ऑप्शन संख्या 1 है प्रसुप्ति अवस्था, ऑप्शन संख्या 2 है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास अवस्था, 3 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 4 है उद्योग बनाम अधीनता की अवस्था। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं किसकी, तो उद्योग बनाम अधीनता, इस तरीके की बनाम वाली जो भी अवस्थाएं आपकी दी हैं वो आपकी किसने दी हैं? वह आपकी दी हैं एरिक्सन जी के द्वारा। किसने दी है? एरिक्सन ने। वहीं अगर हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो यहाँ पर पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 स्तर बताए हैं, जिसमें उन्होंने कौन सी, तो संवेदी कामक, मूर्त संक्रियात्मक और इसी के साथ साथ पूर्व संक्रियात्मक और अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बारे में वर्णन किया है। सामाजिक अनुबंधन, अभिविन्यास और एक आपका बचता है प्रसूप्ति अवस्था। तो अब इनमें से आप अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2, यानी कि सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ये किसकी एक अवस्था है? नैतिक अवस्था। किसने बताई है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताई है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि इनकी एक बहुत ही कड़ी आलोचना पूछी जाती है। किसने की है? तो ये आपके एक जो है कैरोल गिल्गिन के द्वारा इनके जो सिद्धांत है उसकी आलोचना की गई है। और आलोचना में कहा गया है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रयोग किया है वह लड़कों पर किया है, लड़कियों पर नहीं किया है। जबकि लड़कियों की संवेदनाएं और भावनाएं किसी भी विचार, किसी भी समस्या के प्रति अलग होती हैं। तो इस प्रकार कैरोल गिल्गिन के द्वारा इनके जो विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है नैतिक विकास का, इसकी आलोचना भी की गई है। इस चीज़ को याद रखेंगे। इन्होंने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो इन्होंने नैतिक विकास की कुल 3 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें इन्होंने बताया है कि पूर्व परंपरागत और उत्तर परंपरागत। तो इस प्रकार इन्होंने नैतिक विकास की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न कहा गया है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन संख्या 1 है जेंडर पक्षपात का, 2 है जेंडर पहचान, 3 है जेंडर संबद्धता, 4 है जेंडर समरूपता। तो एक शिक्षक क्या कर रहा है कि लड़कियों की तुलना में, यानी लड़कियों की अपेक्षा लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहा है। प्रश्न को 2 बार जरूर से पढ़िएगा। तो यहाँ पर वह क्या करने का प्रयास कर रहा है या उसका यह व्यवहार क्या चीज़ प्रदर्शित कर रहा है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1, यानी कि जेंडर
पक्षपात कर रहा है, पहचान नहीं कर रहा है जेंडर की। वो तो उसे पता है कि ये लड़की है, ये लड़का है, संबद्धता भी नहीं है, समरूपता तो बिल्कुल नहीं है। क्या कर रहा है? जेंडर में पक्षपात यानी कि भेदभाव प्रदर्शित कर रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? यदि बच्चों को ये समझाना हो कि जेंडर रूढ़िवादिता को कैसे खत्म करना है, या लिंग या जेंडर के प्रति जो उनका सोच है, नज़रिया है, वह समाज में जिस प्रकार से चीज़ें ठीक नहीं है, लेकिन बच्चों को हमें ठीक तरीके से बतानी है, इसके लिए हमें सबसे अच्छी और प्रभावशाली किस पद्धति को अपनाना होगा? तो ऑप्शन ए है आपका, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करवाएंगे। 2 है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। 3 है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। 4 है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो सबसे पहले तो हमें जेंडर की जो भूमिका है, अनुरूपता को क्या करना है? कम करना है। तो हम पृथक बैठाल ही देंगे तो फिर तो वो जेंडर पक्षपात बना ही रहेगा, रूढ़िवादिता बनी ही रहेगी। अलग समूह बना देंगे, ये भी आपका ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। तो जो विशेष है सिर्फ उन्हीं लिंग को, उन्हीं जेंडर को जो है महत्व देना, बाकी को महत्व नहीं देना, तो ये भी अपने आप में निगेटिव होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। क्लास में एक जेंडर के बारे में, एक लिंग के बारे में परिचर्चा करेंगे, जिससे बच्चों के आपस में विचार क्या हो, एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएँ और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझ पाएँ। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि मैं कक्षा में क्या करूँ, मैं कक्षा में एक ऑटो ड्राइवर महिला को इन्वाइट करूँ, या मैं क्लास में किसी मूवी के द्वारा या किसी स्टोरी के द्वारा ये बता सकूं कि देखिए ये वाला काम जो है लड़के भी कर रहे हैं और ये वाला काम लड़कियां भी कर रही हैं। तो इस तरीके से बच्चों के विचारों को जानना और उनके साथ परिचर्चा करना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? तो ऐसे कौन से वैज्ञानिक हुए हैं? मैंने कहा प्रश्न को अपनी भाषा में आप जरूर ट्रांसलेट कीजिएगा, आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। ऐसे कौन से वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं वो ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु होते हैं? साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि चिंतन जो है इनका वह कैसा होता है, सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को भी इन्होंने महत्व दिया है। ऐसा करने वाले कौन से वैज्ञानिक हैं? ऑप्शन ए है जॉन बी वाटसन, 2 है लेव वाइगोस्की, 3 है जीन पियाजे, 4 है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा, देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक। ये मैं आपको एक कीवर्ड बताना चाहूँगी कि आपको 99% जहाँ कहीं भी सामाजिक सांस्कृतिक या सामाजिक चीज़ों पर जोर देता हुआ प्रश्न दिखे और ऑप्शन में कहीं भी लेव वाइगोस्की हो तो आप उसे ही टिक कीजिएगा, क्योंकि 99% यही आपका आंसर सही होता है। तो बच्चे जिज्ञासु होते हैं, साथ ही साथ उनके ऊपर सामाजिक और संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है, महत्व पड़ता है। तो ये सभी चीज़ें किसने बताई हैं? लेव वाइगोस्की ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, और अगला प्रश्न है आपके सामने, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? यानी नजमा क्या कर रही है? किसी दूसरे से बात नहीं कर रही है, बल्कि स्वयं से बात कर रही है और स्वयं से कह रही है कि मैं जो ये जिक्सो पहेली सॉल्व कर रही हूँ, इसमें जो नीला वाला टुकड़ा है वह कहाँ है? ओहो, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला नीला। तो इस तरीके से वह खुद से बात कर रही है। इस खुद से बात करने को वाइगोस्की किस तरीके से बताते हैं? ऑप्शन 1 है व्यक्तिगत वार्ता, 2 है जोर से बोलना, 3 है पाड़ या ढांचा, 4 है आत्मकेंद्रित वार्ता। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर कभी भी आपको इस तरीके का डाउट हो कि हिंदी वर्ड, कभी कभी सीटेट एग्ज़ाम में क्या होता है, हिंदी ट्रांसलेशन में आपकी बहुत ही ज़्यादा करेक्ट चीज़ें नहीं होती हैं, त्रुटियां देखने को मिलती हैं हिंदी ट्रांसलेशन में, बट इनका इंग्लिश जो होता है वो स्ट्रांग होता है। तो कोई चीज़ अगर आपको कंफ्यूज कर रही है, हिंदी नहीं समझ आ रही हो, तो आप उसका इंग्लिश वर्जन भी ज़रूर से देख लेंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि व्यक्तिगत वार्ता। अभी कुछ लोग कन्फ्यूज होकर के कहाँ जा सकते थे? आत्मकेंद्रित वार्ता पर, जो कि आपका गलत होगा, क्योंकि जो वाइगोस्की है वह आपके प्राइवेट स्पीच पर
जोर देते हैं और खुद से बात करने का अर्थ होता है कि वह खुद के कार्यों को दिशा निर्देश दे रही है, इसलिए वह स्वयं से बातें कर रही है। इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये क्या कर रही है? व्यक्तिगत वार्ता कर रही है। प्राइवेट स्पीच आप अगर हिंदी नहीं समझ सकते तो इंग्लिश में भी इसको दिमाग में रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 7, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग देना, ना कि शुरू से ही बच्चे को क्या करना, सहयोग देते हुए आगे बढ़ाना नहीं। जब उसको आवश्यकता पड़े सिर्फ उतना जितना उसे आवश्यकता है और जिस समय आवश्यकता है उतने समय सिर्फ उतना ही सहयोग प्रदान करना, साथ ही साथ कुछ संकेत भी देना। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है? तो प्रबलन है, अनुबंधन है, मॉडलिंग है या पाड़ या ढांचा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पाड़ या ढांचा है। इसका अर्थ होता है कि हम जब बच्चा कोई अपना कार्य, मान लीजिए यहाँ तक उसने पूरा कर लिया है, कहाँ तक कर लिया है, यहाँ तक उसने पूरा कर लिया और बस थोड़ा ही उसका करने को रह गया है, तो इसके बीच का जो गैप है ये भरने का काम कौन करेगा? ये भरने का काम करेगा पाड़ या ढांचा। अगला हम देखेंगे और अगला आपके सामने प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से और पाड़ ढांचा के बारे में किसने बताया? ये कॉन्सेप्ट भी वाइगोत्स्की के द्वारा ही दिया गया है। सामाजिक अनुबंधन के बारे में भी वाइगोत्स्की ने बताया है, प्राइवेट स्पीच के बारे में भी वाइगोत्स्की बात करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक के साथ एक कनेक्ट करते रहिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? यानी कि अब आपको जरूरत पड़ेगी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्थाओं के गुणों की। तो चलिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के गुणों को पहचानिए। ऑप्शन 1 है परिकल्प निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार, 2 है संरक्षण कक्षा समावेशन, 3 है आस्थगति अनुकरण पदार्थ स्वायत्त, 4 है प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणिता। तो चलिए यहाँ पर पियाजे से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल गया है। तो यहाँ पर पियाजे की जितनी भी थ्योरी है उसको शॉर्ट में बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 स्तर बताए हैं, जिसमें उन्होंने पहला बताया है संवेदी पेशीय अवस्था, देन दूसरा बताया है मूर्त संक्रियात्मक, तीसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, चौथा है अनौपचारिक संक्रियात्मक। वहीं हम अगर संवेदी पेशीय या इंद्रिय गामक या इंद्रिय जनित या मोटर जनरेशन भी इसको बोलते हैं, ये अगर अवस्था की बात करें, ये आपकी पहली अवस्था है। इसका जो समय होता है टाइम ऑफ पीरियड 0 से 2 वर्ष और इसके जो गुण होते हैं वह होता है वस्तु स्थायित्व का गुण, वर्तुल क्रियाएं, साथ ही साथ मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, यानी कि वह अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अपने व्यवहार का प्रदर्शन करता है, साथ ही साथ इंद्रिय जनित आधारित अधिगम, स्मृति आधारित अधिगम, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार की शुरुआत, मानसिक निरूपण। क्या होता है इसमें? मानसिक निरूपण भी देखने को मिलता है। अगला अगर हम बात करते हैं किसकी, दूसरी आपकी जो अवस्था आती है वह अवस्था आ जाती है, 1 सेकेंड, दूसरी आपकी अवस्था आ जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और इसकी जो आपकी एज बताई गई है वह आपकी हो जाती है कितनी? तो ये आपकी 2 से 4 वर्ष की हो जाती है। और इस 2 से 4 की अवस्था में जो गुण होते हैं वह होता है अविलोमिता। ध्यान से इन गुणों को देखिएगा क्योंकि आपको अभी यहाँ पर बिना बताए आंसर भी ठीक करना है। तो अविलोमिता होती है, केंद्रीकरण होता है, और केंद्रीकरण के बाद संरक्षण का अभाव होता है, कृत्रिमता होती है, और क्या होता है? अतार्किक चिंतन होता है, अतार्किक चिंतन होता है, और काल्पनिक खेल होते हैं, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार होता है, गिनती वर्णमाला क्रम की शुरुआत होती है। तो ये आपके कब के गुण हैं? तो ये आपके सभी के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के गुण हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं मूर्त या ठोस या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की, तो इसकी एज होती है 7 से 11 वर्ष, और इसमें जो गुण होते हैं, और ये आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट अवस्था है और यहाँ पर भी इसी के गुण पूछे गए हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी अवस्था से पूछे भी जाते हैं। तो इनके गुणों को ध्यान से अगर आपको नहीं याद है तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा। सबसे पहले इसमें आ जाती है विलोमीयता, यानी बच्चा अपनी किसी भी चीज़ में वापस लौट सकता है, यानी कि 5 + 2 = 3 होते हैं। अभी अगर मैं उससे कहूँ कि मैंने क्या किया 2 को गायब कर दिया और प्लस करके 3 लिख दिया, बताओ यहाँ क्या आएगा? तो बच्चा पीछे लौट करके इसको सॉल्व कर पाएगा। तो ये चीज़ आपकी विलोमिता के अंतर्गत आ जाएगी। साथ ही साथ विकेंद्रीकरण होता है, संरक्षण होता है, और वर्गीकरण होता है, गणितीय संक्रियाएं बच्चा करने लगता है। साथ ही साथ कार्य कारण का संबंध, कोई कार्य क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, इसमें भी वह समझ बना लेता है। क्रमबद्धता की परिपक्वता हो जाती है, तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है, और संख्या
भार क्षेत्र का ज्ञान होता है, श्रृंखला का भी ज्ञान हो जाता है। तो ये आपके थे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के गुण। और आखिरी और फोर्थ है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसकी जो एज है वह आपकी 11+ होती है। और इसके जो मुख्य गुण होते हैं वह होता है अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन, संकल्पनात्मक तर्कणा, सकर्मक अपसारी चिंतन और अनुपातिक समझ। तो आई होप आपकी चारों अवस्थाओं के चारों गुण आपके रिवाइज हो चुके होंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा कौन सा? तो अभी हमने बात की थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, और जिसमें क्या आया था? जिसमें आया था विलोमीयता, विकेंद्रीकरण और संरक्षण। जबकि जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी उसमें संरक्षण का अभाव होगा। क्या होगा? संरक्षण का अभाव होगा। और इसमें संरक्षण बच्चा कर पाएगा। संरक्षण का अर्थ होता है किसी आकृति को समझना। जैसे कि ये कमल का फूल है, और यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ कि मैं कहूँ कि बताओ मैंने सारे कमल के फूल को गायब कर दिया है और एक ये बूंद बची है, अब इसको क्या कहेंगे? तो वह बच्चा बता लेगा कि ये कमल के फूल की शुरुआत है। या मैं एक फूल को पूरा बना रहने दूँ और मैं क्या करूँ, बीच की इस बूंद को गायब कर दूँ, तो भी वह आकृति को समझ लेगा। या मैं सिर्फ एक मुँह बना दूँ, यहाँ आँखें बना दूँ, अब मैं पूछूँ यहाँ क्या आएगा, बच्चा आसानी से बता लेगा कि मुंह आने वाला है। तो ये क्या है? आकृतियों में अंतर को समझ पाना, गायब हुई आकृति को समझ पाना। फिर से समझ लीजिएगा, जैसे कप को मैंने क्या किया, ये हैंडल लगा दिया, फिर मैंने हैंडल को गायब करके कहा बताओ कप कहाँ गया? ये तो गिलास बन गई। तो बच्चा कह देगा कि यहाँ पे ऐसे करके हैंडल लगा देंगे तो ये कप बन जाएगा। तो ये होता है आपका संरक्षण, और ये गुण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। आई होप आप इसके बाद इस चीज़ को कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ऑप्शन संख्या 2 ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हो सकता है समय ज़्यादा लग गया हो, लेकिन जैसा क्वेश्चन होगा मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आपका गलत ना हो नेक्स्ट टाइम। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो संज्ञानात्मक विकास के लिए पियाजे ने कौन सी संरचना बताई है? ऑप्शन संख्या 1 है स्कीमा, 2 है अवलोकन अधिगम, 3 है अनुबंधन, 4 है प्रबलन। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि स्कीमा के बारे में कौन बात करता है? पियाजे बात करते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं अवलोकन अधिगम की तो ये चला जाता है आपका बंडूरा की तरफ, और वहीं अगर हम बात करते हैं अनुबंधन की तो ये आपका पावलाव के लिए, और प्रबलन की स्किनर के लिए। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। हल ने भी प्रबलन का सिद्धांत दिया है तो इसे भी मत भूलिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, और इसमें प्रश्न कह रहा है कि आंकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? यदि आप किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी अधिगम का आंकलन कर रहे हैं तो आपका प्राथमिक जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य, वह क्या होना चाहिए? ऑप्शन संख्या 1 है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, 2 है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, 3 है विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, 4 है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो देखिए, प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, किसी भी बच्चे को पट्टा नहीं लगाना है, लेबलिंग नहीं करनी है, नाम नहीं देना है, इस तरीके से करना एनसीएफ बिल्कुल क्या करता है? मना ही करता है। रिपोर्ट कार्ड के अनुसार उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की पद्धति को खत्म करने के लिए ही अब क्या आ गया है? ग्रेड सिस्टम आ गया है, ताकि किसी भी बच्चे को फेल जैसे शब्द को सुनना ना पड़े और वह भावात्मक रूप से कमज़ोर ना हो। वहीं अगर हम बात करते हैं श्रेणी निश्चित करना, तो यहाँ पर भी आप बच्चे को पर्टिकुलर किसी एक स्पेस में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 2, यानी कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। हमारे आंकलन का उद्देश्य यही होता है कि बच्चे में किस जगह कमी रह गई, किस जगह उसको जो है कन्फ्यूजन है, उसके बारे में समझना, ताकि हम बेहतर तरीके से उसे सिखा सकें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि के बारे में कौन सा सही है? बुद्धि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आसानी से उत्तर कर पाएंगे। ऑप्शन 1 है बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। 2 है बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। 3 है बुद्धि एक एकात्मक कारक है, एक एकाकी विशेषक है। 4 है बुद्धि बहुआयामी है या जटिल है, योग्यताओं का एक समूह है। बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो सबसे पहले बुद्धि की अगर बात करें तो बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो बिने एवं साइमन ने बुद्धि के बारे में पहली बार चर्चा की थी 1905 में। वहीं पर अगर हम बात करते हैं बुद्धि के कॉन्सेप्ट पे, तो याद रखेंगे कि बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है वह बिने के द्वारा दिया गया था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मान्यता मिली है या जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सटीक आंसर की मैं बात करूँ तो देखिए, जन्म के समय बुद्धि अगर निश्चित होती तो आईएएस के बच्चे आईएएस ही बनते, या मैं जीन की बात
करूँ या हेरिडिटी की बात करूँ या आनुवांशिकता की बात करूँ तो आईएएस के सभी बच्चे आईएएस ही बनते, पहलवान के बच्चे पहलवान ही बनते। और अगर मैं निश्चित जन्मजात की बात करूँ तो जन्म से अगर मैं बात करूँ तो जन्म से ये चीज़ निर्धारित होती तो हमें कभी स्कूल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जन्म में ही हमें पता चल जाता समय से कि मेरी तो बुद्धि इतनी ही है और इतनी ही रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। तो यहाँ पे सीखने का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता। तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के द्वारा मापा जा सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सटीकता से नहीं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। एकात्मक कारक है, एक की विशेषक है, तो ये भी आपका गलत होगा। जबकि बुद्धि क्या है, बहुआयामी कारक है। एक ही प्रकार के व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की बुद्धियां पाई जाती हैं और वह विभिन्न प्रकार के गुणों में पारंगत होता है तथा ये जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और बहुविधि का जो सिद्धांत है वह हार्वर्ड गार्डनर जी के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, रूही हमेशा समस्या में एकाधिक संसाधनों में समाधानों के बारे में सोचती है। फिर से देख लेंगे। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, यानी एक से अधिक समाधान के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। मौलिक मतलब उसके स्वयं के होते हैं, किसी के द्वारा लिए हुए नहीं, बनावटी नहीं, देखकर नहीं, उसके स्वयं के अपने विचार होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? ऑप्शन संख्या 1 है सृजनात्मक विचार, 2 है अभिसारिक विचार, 3 है अनम्य विचार, 4 है आत्मकेंद्रित विचारक। तो अभिसारी विचार की या अभिसारी चिंतन की मैं बात करूं तो ये बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को। अभिसारी एक बार देख लीजिएगा, आज के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन निकलने वाला है। और अपसारी, ये चिंतन से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो अभिसारी और अपसारी में अंतर क्या है? तो अभी से आप याद रख लीजिए जो कॉन्सेप्ट मैंने खुद से याद रखा है, और अभी से मैंने सोचा कि अभी उत्तर देना है, जस्ट देना है। तो उन चीज़ों का उत्तर जो आप एक ही उत्तर हो और आप तुरंत के तुरंत दे दें, इस प्रकार के प्रश्नों को आप अभिसारी कहेंगे, जिनके लिए आपको अपना दिमाग ना लगाना पड़े, जिनका एक फिक्स्ड उत्तर हो। अपसारी, तो अभी का आपको पता चल गया ना, फिक्स्ड उत्तर देना है, तो अब इसके विपरीत जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा। तो अपसारी वो चिंतन होता है, अपसारी वो चिंतन होता है जिसमें आपको अपनी सोच, अपने विचार और अपने तर्क देने होते हैं, जिसका कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं होता है, यानी कि आप रटा रटाया उत्तर नहीं दे सकते। अब मैं आपको इसके उदाहरण के लिए बता दूंगी। जैसे मैं अगर आपसे प्रश्न पूछती हूँ कि आप राष्ट्रपति का नाम बताइए, ये किस प्रकार का प्रश्न होगा? तो राष्ट्रपति का नाम फिक्स है, और अगर आपको याद है एक ही बार में आप उत्तर मारेंगे, क्या हो जाएगा, अभिसारी चिंतन। वहीं पर अगर मैं बात करूँ कि अगर पौधे ना होते तो क्या होता, पौधे ना होते तो क्या होता, अब बताइए इसका क्या कोई एक उत्तर है? ऑक्सीजन नहीं होती, लकड़ी नहीं होती, वातावरण अच्छा नहीं होता, और जीव नहीं होते, मतलब क्या ही क्वेश्चन। इसका आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, हर किसी के विचार अलग हो सकते हैं। तो ये कैसा हो गया, अपसारी। प्रश्न कई बार पूछा जाता है, रिलेटेड प्रश्न आया तो मैंने बताने का पूरा प्रयास किया। अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, दोनों के बारे में आप समझ चुके होंगे। और जो अपसारी चिंतन होता है वह आपका सृजनात्मक विचारक यानी सृजनात्मक प्रकार का चिंतन होता है। रूही भी अपने मौलिक सोच का यहाँ पर प्रयोग कर रही है, एक से अधिक समाधानों को सोचती है, एक से अधिक उत्तर सोचती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सृजनात्मक विचारक। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी कि आप एक शिक्षक हैं और आपके विद्यालय में, आपकी कक्षा में जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, अब वंचित वर्ग के वो कोई भी बच्चे हो सकते हैं जो आर्थिक रूप से वंचित हो, सामाजिक रूप से वंचित हो, साथ ही साथ वे शारीरिक रूप से भी वंचित हो सकते हैं, भावात्मक रूप से वंचित हो सकते हैं। तो ऐसे किसी भी वर्ग समूह के बच्चे जो अपना सहभाग कक्षा में कम कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन संख्या 1 है बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, 2 है इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, 3 है इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, 4 है अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो विद्यालय ही छोड़ देंगे तो समस्या का हल ढूंढना है, ना कि समस्या को ही खत्म कर देना है। तो समस्या को खत्म करना है, लेकिन हल ढूंढने के द्वारा समस्या वाले व्यक्ति को ही खत्म नहीं करना है कि उस व्यक्ति को ही हटा दो समस्या चली जाएगी, नहीं, उसके समस्या का हल ढूंढ करके समस्या को खत्म करना है। जैसी स्थिति है वैसी स्वीकार हम क्यों करेंगे? क्योंकि हम शिक्षक हैं और उसमें सुधार करेंगे। विद्यार्थियों की अपेक्षाएं हम क्यों कम करें? क्योंकि हमें उनको बेहतर और श्रेष्ठ स्तर तक ले जाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या 4 ही आपकी क्या होगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी कि हम उनकी जो
कमियां हैं उनको पहचानेंगे, या कह सकते हैं अपनी शिक्षण पद्धति में नए नए तरीके ढूंढेंगे किस तरीके से हम उनको समाहित कर सकें और बेहतर फील करवा सकें ताकि वह अच्छी तरीके से सहभागी बन सकें कक्षा में। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, एक शिक्षक को कैसी शिक्षा है ये भी आप याद रखेंगे, समावेशी है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे आपको मिलने वाले हैं। तो इसमें विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को ऑप्शन संख्या 1 है तैयार नहीं करना चाहिए, 2 है कभी कभी तैयार करना चाहिए, 3 है सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, 4 है तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो भैया तैयार क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल तैयार करेंगे समावेशी शिक्षा। कभी कभी क्यों, प्रतिदिन तैयार करेंगे। तैयार करने के लिए हतोत्साहित क्यों होंगे, प्रोत्साहित होंगे। क्या होंगे, प्रोत्साहित होंगे। तो ये कैसा है आपका हतोत्साहित, निगेटिव टैग वर्ड है। राइट आंसर क्या होगा, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं, जो पढ़ने में विफल होते हैं बच्चे, उनके जो प्राथमिक लक्षण हैं आप कैसे पहचान करेंगे। ऑप्शन संख्या 1 है न्यून अवधान विकार यानी कि अटेंशन डिफिशिएंट डिसऑर्डर, 2 है अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता, 3 है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, 4 है एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो पढ़ने में जिन बच्चों को कठिनाई होती है उनके लक्षण क्या होते हैं वह आपको बताने हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3 यानी कि धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता। जो पढ़ने में अक्षम होते हैं वो किसी भी बुक के चैप्टर को ऐसे नहीं है कि इक्वली फटाफट से रीड करते हुए चले जाएंगे, तो उनको कहीं कहीं कोई कठिन शब्द आएगा वहाँ पर रुकना पड़ेगा, या एक ही जैसी 2 मात्राएँ आ गई तो उनको बोलने में भी उन्हें कठिनाई का आभास होगा, तो इस चीज़ के लिए क्या करेंगे, वे धारा प्रवाह नहीं बोल पाएंगे। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। ऑप्शन संख्या 1 है व्यवहारवादी सिद्धांत, 2 है अशक्त बच्चों के लिए प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, 3 है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, 4 है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो यहाँ पर व्यवहारवादी सिद्धांत तो ठीक है, इसे गलत नहीं करेंगे, लेकिन अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति प्रवृत्ति ऐसा बिल्कुल भी एनसीएफ में ना ही कहा गया है, ना ही 2009 में कहा गया है। उसमें पूरी तरीके से कहा गया है कि बच्चे को अक्षम महसूस नहीं कराना है, उसकी मदद तो करनी है लेकिन उसको ये जता करके नहीं कि आप ये काम करने में सक्षम नहीं हैं, बल्कि उसको मदद किस तरीके से करनी है कि उसका काम करने के लिए उसको सहायक संसाधन उपलब्ध करा देने और कार्य उसे स्वयं करने देना है। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य ये भी नहीं होगा। मुख्यतः व्यावसायिक वन सेकेंड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो राइट आंसर होगा वह यही हो जाएगा, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, यानी कि यह उसका अधिकार है। समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है यह उसका अधिकार है कि वह शिक्षा प्राप्त कर सके, और मानवतावादी परिप्रेक्ष्य इस पर जोर देता है। व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, तो सिर्फ उन्हें व्यावसायिक शिक्षा ही क्यों प्रदान करनी है, क्योंकि वह सभी शिक्षा प्राप्त करने के योग्य हैं। तो चौथा भी गलत होगा, दूसरा भी गलत होगा, और पहला आपका इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि इससे ज़्यादा सुटेबल आंसर आपको यहाँ पर मिल रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 और इसमें कहा गया संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है, 2 है प्रबलन पर केंद्रित है, 3 है अनुबंधन द्वारा अर्जित है, 4 है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो जो संरचनावादी अधिगम होता है या संरचनावादी ढांचे में जो अधिगम की प्राथमिक रूप से प्रक्रिया है वह कैसी होती है, वह होती है आपकी अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित। ऑप्शन संख्या 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि टाइम भी बढ़ रहा है, लेकिन यकीन मानिए टाइम होगा मगर क्या होगा कि यहाँ से एक्सप्लेनेशन से और क्वेश्चन भी सॉल्व हो पाएंगे। नेक्स्ट है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन संख्या 1 है बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। मान लीजिए कोई घटना बच्चों ने देखी और उसके बारे में अपने अपने सोच को, अपने अपने सिद्धांत को उन्होंने बना लिया है, इस सिद्धांत के बारे में आप क्या करेंगे, बच्चों को दंडित करेंगे, अनदेखा करेंगे, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, देखिए बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। तो याद करने पे तो बल नहीं देता है, दंडित नहीं करना है, अनदेखा नहीं करना है, प्रतिकूल 1 सेकेंड, तो 4 नंबर आपका यहाँ पर सही होगा, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए।
तो यहाँ पर आपका 4 नंबर ही ठीक दिया गया है, इसको क्रॉस चेक भी कर लिया है और इसका यही आंसर ठीक दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, और प्रश्न है कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। ऑप्शन 1 है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर है। तो केवल जैसे शब्द आपके निगेटिव होते हैं और जहाँ भी दिखे वहाँ पर आपको कट कर देना है। बच्चे अनुभव को प्रमुखता देते हैं। 3 है यंत्रवत याद करना। याद करना भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित तथा वर्गीकरण करना। तो नामांकित करना, वर्गीकरण करना, बिल्ला लगाना, लेवलिंग करना, ये भी आपका निगेटिव है। तो राइट आंसर क्या होगा, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना ही शिक्षा शास्त्र की क्या है, प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से पूर्णतया अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित है या संबंधित नहीं है। तो पूर्णतया अलग बिल्कुल नहीं है, स्वतंत्र बिल्कुल नहीं है, संबंधित नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, सन्निहित है। जो संवेग और संज्ञान है एक दूसरे में क्या है, सन्निहित हैं। तो ऑप्शन संख्या 3 आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। संरचनावादी सिद्धांत क्या कहते हैं अधिगम के बारे में। विकल्प 1 है अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। 2 है अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। 3 है अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। 4 है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। यंत्रवत याद करना गलत हो जाएगा। स्मरण यहाँ पर भी रटने की आवश्यकता पड़ रही है। अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, ये भी गलत हो जाएगा। तो अधिगम क्या है, सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना है। विकल्प संख्या 4 ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है 22, और इसमें कहा गया है कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। अगर हम विद्यार्थियों को उदाहरण दे रहे हैं, स्पष्ट उदाहरण या गैर उदाहरण, उनके परिणाम क्या होंगे। ऑप्शन 1 है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। 2 है यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। 3 है यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। 4 है यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो 21 का जो आंसर होगा वह हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। बाकी के आपके तीनों गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, और इसमें कहा गया है कि बच्चों के अधिगम को गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने के प्रभाव के दंड देने से क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि आप बच्चे को अधिगम करा रहे हैं, कोई गतिविधि में शामिल कर रहे हैं, भागीदार बना रहे हैं, और उसमें आप लगातार या तो पुरस्कार दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ या तो लगातार दंड दिए जा रहे हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन 1 है बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। 2 है आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। 3 है ये बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। 4 है अधिगम में बच्चों के स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तो बाहरी अभिप्रेरणा कम होगी ऐसा नहीं है। जब हम बार बार पुरस्कार देंगे तो उनकी बाहरी अभिप्रेरणा ही बढ़ेगी, बल्कि आंतरिक अभिप्रेरणा तो पूरी तरीके से उनकी खत्म हो जाएगी। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है तो क्यों बढ़ेगी, क्योंकि पुरस्कार बार बार दिए जा रहे हैं तो बच्चा लालच में पड़ रहा है, ना कि अपने मन से, अपनी आंतरिक प्रेरणा से। प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। क्यों करेगा, वह सिर्फ प्रदर्शन लक्ष्यों पर ही निपुणता हासिल करेगा। वह उसका जो फल है या जो चीज़ें वह सीख रहा है उस पर ध्यान नहीं देगा। वह प्रदर्शन किस प्रकार अच्छा करें ताकि उसको पुरस्कार मिल जाए या वह दंड से बच जाए। तो यहाँ पर आपका जो ये क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा क्या होती है, कम होती है। किसके कारण, तो लगातार पुरस्कार या दंड के कारण। यानी कि आपको उचित समय पर उचित मात्रा में ही पुरस्कार व दंड प्रदान करना है। और इसके बारे में बात कौन करता है, तो स्किनर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 24 क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं, यानी सही तरीके से अधिगम को कैसे बढ़ाया जा सकता है। नंबर 1 है शारीरिक दंड के द्वारा। 2 है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण के द्वारा। 3 है सतत एवं समग्र मूल्यांकन के द्वारा। 4 है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन के द्वारा। तो इनमें से आपको विकल्प चुनना होगा। विकल्प संख्या 1 है 1 और 2 सही है। 2 है 2 और 3 सही है। 3 है 1 2 3 सही है। 4 है 2 3 और 4 सही है। तो देखिए, शारीरिक दंड के द्वारा हम अधिगम नहीं कराएंगे, तो पहला ऑप्शन आपको जहाँ कहीं भी मिले वो सभी आपको कट कर देने हैं। तो पहला ऑप्शन नंबर 1 में है, ये भी गलत हो जाएगा। पहला विकल्प आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, ये भी गलत हो जाएगा। अब आपका ऑप्शन संख्या 2 और क्या बचता है,
4 बचता है और इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ 2 विकल्प मिल रहे हैं, बल्कि यहाँ हमें 2 से अधिक तीनों विकल्प सही मिल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा कि सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण उत्पन्न करेंगे, साथ ही साथ सतत समग्र मूल्यांकन करेंगे और निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, ये भी आपका क्या होगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 4 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है आपके सामने, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकता है? तो किसी चीज़ की अवधारणा को बच्चा समझ रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा जटिल उसे महसूस हो रही है, तो आप उसे किस प्रकार सहज बना सकते हैं? एक, व्याख्यान देकर। 2 है प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। व्याख्यान नहीं देंगे क्योंकि 1 से 5 की बात हो रही है प्राइमरी लेवल पे व्याख्यान को, तो बिल्कुल क्या ही किया जाता है? नकारात्मक रूप में लिया जाता है। प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, प्रतियोगिता कराते रहेंगे तो और भी ज़्यादा वह उलझता चला जाएगा, ना कि अपनी समस्या का हल प्राप्त कर पाएगा। बार बार यांत्रिक अभ्यास, ये भी आपका ठीक नहीं है, जबकि राइट आंसर क्या होगा? अन्वेषण यानी खोज के द्वारा, परिचर्चा के द्वारा बच्चे को स्वयं अपनी समस्या क्या करने के लिए, सुलझाने के लिए अवसर प्रदान करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित करती हैं? यानी मैडम क्या कर रही हैं, मैम क्या कर रही हैं? बच्चों को स्वयं से समस्या का समाधान करने के लिए तैयार कर रही हैं। तो ऐसे करने के लिए वे सबसे पहले क्या करेंगी? ऑप्शन संख्या 1 है, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देंगी। अभी हमने बात की कि पुरस्कार पर हमें फोकस नहीं करना है, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देंगी। तो केवल जैसे शब्द भी आपके निगेटिव होते हैं। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके उन्हें दंडित करेंगी। तो देखिए, गलतियाँ भी सीखने का ही एक हिस्सा होती है। साथ ही साथ कहा गया है कि ना सीखना भी सीखना है, और गलतियाँ क्या हैं? हमारे अधिगम को और भी ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। तो उन्हें दंडित नहीं करेंगे, बल्कि उनकी गलतियों की पहचान करेंगे। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके वो क्या करेंगी? बच्चों को समस्या समाधान करने के लिए प्रेरित करेंगी। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 27 यानी कि 27 में कहा गया है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? यानी कि हमारा जो पूरे जीवन काल की हम बात करें तो पूरे जीवन काल में से एक समय ऐसा आता है जिसमें हमारा शारीरिक विकास, साथ ही साथ हमारा, मैं बात करूं कि मानसिक विकास भी सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। तो विकल्प संख्या 1 है शैशवावस्था प्रारंभिक बाल्यावस्था, 2 है प्रारंभिक बाल्यावस्था मध्य बाल्यावस्था, 3 है मध्य बाल्यावस्था किशोरावस्था, 4 है किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था। तो प्रश्न संख्या 27 की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी कि आपकी कौन सी हो जाएगी? 6 से 12 वाली जो आपकी अवस्था है, ये प्रारंभिक बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था, ये दोनों ही क्या हो जाएंगी? आपकी शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होंगी। गैसल ने एक कथन भी कहा है, गैसल ने कहा है कि बच्चा अपने जीवन का जो है 90% विकास कब तक कर लेता है? 12 वर्ष की अवस्था तक ही कर लेता है। ये चीज़ भी इनके द्वारा कही गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल होता है, जीवन पर्यंत होता है। नेक्स्ट है विकास परिवर्त्य है, यानी कि उल्टा भी जा सकता है। 3 है विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी आपका ठीक है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4 ही आपका क्या होगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि विकास के ऊपर सार्वभौमिक सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं होता है। तो ये बात आपकी गलत है, क्योंकि इस पे संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग देश, अलग अलग जगह के बच्चों में अलग अलग विकास होता है। तो बाकी के ऊपर के तीनों ही आपके ठीक हो जाएंगे, लेकिन नीचे का ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? व्यक्ति विभिन्नताएं किस कारण होती है, उसका प्राथमिक कारण क्या है? ऑप्शन 1 है लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत, यानी कि जो जीन है वह हमारी विभिन्नताओं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मुख्य कारण है। 2 है जन्मजात विशेषताएं, 3 है पर्यावरणीय प्रभाव और 4 है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4 यानी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया ही हमारी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण होती है।
सिर्फ जीन हमारी विभिन्नताओं को तय नहीं कर सकते, जन्मजात विशेषताएं नहीं, सिर्फ पर्यावरण कारक नहीं, जबकि ये दोनों ही चीज़ें हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं। यानी हमारे जीन्स भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और साथ ही साथ हमारा एनवायरनमेंट भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आज का हमारा लास्ट प्रश्न रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी है। प्राथमिक की बात करें तो हम सभी जानते हैं प्राथमिक क्या हो जाता है, हमारा परिवार हो जाता है। बच्चे की प्रथम पाठशाला क्या होती है, तो कहा जाता है माँ के घुटने में बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। और अब यहाँ पर पूछा गया है कि द्वितीयक सामाजिकरण की एजेंसी क्या है, यानी बच्चे का जो सामाजिकरण है उसकी द्वितीय एजेंसी क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर वह होगा आपका क्या होगा, तो पहला है परिवार एवं पड़ोस। परिवार आपका प्राथमिक होता है, विकल्प कट जाएगा। परिवार एवं मीडिया, ये भी विकल्प कट जाएगा। मीडिया एवं पास पड़ोस और विद्यालय एवं मीडिया, तो ये ऑप्शन नंबर 3 ही आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि मीडिया एवं विद्यालय हमारा क्या होता है, द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी होती है। तो आज के हमने जो 30 क्वेश्चन थे वह पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक बेहतरीन व्याख्या के साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर सकें। पेपर का पैटर्न आपको इसी प्रकार मिलने वाला है, तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। और अगर आपके 30 में से अभी 17 क्वेश्चन आराम से बन पा रहे हैं तो आप इजीली अपनी इसी मोड में तैयारी करते रहिए, आपका आसानी से हो जाएगा। और मैंने खुद से 30 में 30 क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार सीडीपी में खुद से हासिल किए हैं और उसका जो मेन मैं बताऊं सोर्स क्या था, तो वह था मेरा PYQ प्रैक्टिस सेट, जिसको मैंने एक प्रैक्टिस सेट को मैंने 4-4 बार सॉल्व किया है। कई बार लोगों ने यहाँ पे आके कमेंट्स किया कि एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किए जा रही हैं, तो ऐसा नहीं है, हर सेट में अलग क्वेश्चन मिल रहे हैं। और मैंने क्या किया है, CDP और EVS को एक अलग वीडियो में मर्ज करके डाल दिया है ताकि आप 60 क्वेश्चन की एक साथ प्रैक्टिस कर सकें। तो वो आपका एक अलग प्लेलिस्ट है, साथ ही साथ CDP और EVS की अलग प्रैक्टिस सेट है। तो यहाँ पर आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए अगर अभी तक पढ़ाई की पोथी से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। प्लीज़ इसे एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हो अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।